बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने बाकायदा आगाज़ कर लिया था जी सेक्शन नंबर 4 के साथ, और सेक्शन 4 एक्सप्लेन कर रहा था इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल। यहीं से हमने इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया था कि अगर इस एक लाइन को हम देखें तो यहाँ कई अल्फाज ऐसे हैं कि या तो लॉ उसको खुद एक्सप्लेन कर दे, कोई डेफिनेशन दे दे, या फिर हम जर्नल मीनिंग उसके ऊपर लगाएंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि टैक्स ईयर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे लॉ को एक्सप्लेन करना चाहिए, पर्सन एक ऐसा लफ्ज़ है, टैक्सेबल इनकम एक ऐसा लफ्ज़ है, टैक्स रेट एक ऐसा लफ्ज़ है जिनकी अलग अलग हमें डेफिनेशन अगर अवेलेबल है तो फिर हम उस तरह इंटरप्रेट करेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो इन सब बातों का कोई ना कोई जर्नल मीनिंग हमारे जहन में मौजूद है, तो फिर हम उस तरह लेकर चलेंगे। तो हमने देखा कि नहीं, लॉ ने कहा कि नहीं भाई, इतना खुला हमने आपको नहीं छोड़ा हुआ। सबसे पहले तो हम आपको समझाते हैं कि टैक्स ईयर से हमारी क्या मुराद है। तो हमने 2 साल ऐसे लिखे और हमने यहाँ से समझना शुरू किया कि इन जनरल आम जिंदगी में हम टैक्स ईयर की बजाय कैलेंडर ईयर से वाकिफ होते हैं, ठीक है ना। हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे होते हैं जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और यकीनन 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। तो ये 2 कैलेंडर ईयर आ गए। लेकिन लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है यार, पहली बात तो ये, मैं तो कैलेंडर ईयर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ। और टैक्स ईयर कैसे शुरू होगा? उसने कहा कि यार शुरू नहीं बताऊंगा, एंड बताऊंगा। एक ऐसा टैक्स ईयर जिसका एंड 30 जून पर होगा। तो कहते हैं यार ये हमारा टैक्स ईयर हुआ करेगा, ठीक है ना। और ये नॉर्मल टैक्स ईयर हुआ करेगा। टैक्स ईयर को उसने डिफाइन किया कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। फिर अगली बात उसने कहा अच्छा हम इसे लिखेंगे कैसे? अब मसला ये है 2021 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है। पुराना अगरचे अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। कभी एक वक्त था हम ऐसे लिखा करते थे टैक्स ईयर 2021-22, क्योंकि ये किसमें इसमें शामिल है, 22 भी इसमें शामिल है। लेकिन फिर ये ट्रेडिशन खत्म हो गई, ठीक है ना। बल्कि क्या लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा यार कैसे लिखेंगे? उसने कहा यार टैक्स ईयर ऐसे देखेंगे, ये जो 30 जून है ना, ये जिस कैलेंडर ईयर में आ रही है उससे एब्रीविएट करेंगे, ठीक है ना, उससे एब्रीविएट करेंगे। तो किस कैलेंडर ईयर में आ रही है? 2022 में आ रही है। फिर एक मैं अब दोनों को मर्ज कर देता हूँ चीज़ों को। साथ ही हमने कॉन्सेप्ट लिया किसका? स्पेशल टैक्स ईयर का, कि यार अगर 30 जून पे ना ख़त्म हो रहा हुआ तो क्या करेंगे? उसने कहा यार देखो ये जो ग्रीन एरिया है ना, यहाँ जहाँ भी ख़त्म हो रहा होगा तो हम 2022 ही लिखेंगे, क्योंकि इस सारे ग्रीन एरिया का नाम क्या है? टैक्स ईयर 2022। अगर कोई भी टैक्स ईयर इस ग्रीन एरिया के दरमियान कहीं भी क्लोज हो रहा होगा तो उसको 2022 ही लिखेंगे। लेकिन सिचुएशन में कहीं देखने के लिए, समझने के लिए कि सर उसूल कैसे लगेगा, तो उसूल हमने ये बनाया था कि यार अगर 30 जून के अलावा कभी भी टैक्स ईयर क्लोज हो रहा होगा तो हम देखेंगे अब जून कब आना है, ठीक है ना। कमिंग जून जिस कैलेंडर ईयर का आ रहा है उससे एब्रीविएट करना है। मसलन अगर अगस्त 2021 में कोई ईयर क्लोज होता तो अब जून 2021 का तो गुजर चुका है, तो 22 का ही आना है, इसलिए इसे 2022 ही बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ क्लोज होता तब भी यही बात है, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन अगर कोई जुलाई में क्लोज होगा तो अब कमिंग जून 2023 का आ रहा है तो फिर 2023 बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गई बात? 2 बातें हमने समझ ली हैं कि लॉ 2 डेफिनेशन हमें दे चुका है। नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, और हमें फौरन अच्छा जैसी मेमोरी हम इस्टेब्लिश करेंगे ना अपनी, वैसे ही कल को रिकॉल कर सकेंगे। ये बात याद रखें, आपने अपने ब्रेन को जैसी आदत डालनी है ब्रेन ने वैसे ही बिहेव करना है। हमारी क्लास में कोई हाफिज़ कुरान है बच्चा? माशाल्लाह, मेरी 2 लोग हाफिज़ कुरान है। अच्छा जी, अमूमन हाफिज़ कुरान माशाल्लाह ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ है। और अगर मैं इन हाफिज़ साहब से कहूँ कि यार कुरान की सूरत नंबर 32 की आयत नंबर 75 सुनाओ, तो ये
चलो मुझे टीचर होने की वजह से ना कुछ कहें, लेकिन ये पता मुझे क्या कह रहे हैं, दिल में कह रहे हैं दिमाग खराब है, ऐसे थोड़े हिफज होता है, ऐसे थोड़े कोई सुना सकता है। ऐसे ही कहेंगे ना 99% नहीं बल्कि 99.99% हाफिज यही कहेंगे क्या दिमाग खराब है, क्या कह रहे हैं, बिकॉज इन्होंने उस तरह हिफ्ज कर नहीं रखा, इन्होंने एक ट्रेडिशनल वे से हिफ्ज कर रखा है, इसलिए ट्रेडिशनल वे से ही रिकॉल कर सकते हैं। मेरे बिल्कुल घर के साथ एक तरफ तो मेरे बड़े भाई हैं, दूसरी तरफ मेरे एक हमसाए हैं, वो जीसी यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर है, डबल PhD की है माशाल्लाह उन्होंने। एक दिन मैं ऐसे ही आ रहा तो मुझे कहने लगे यार एक ना तुम्हें बंदे से मिलवाना है, एक जगह जाना है। मैंने कहा जी कहाँ जाना है? यार ये सरप्राइज़ है, आपने मेरे साथ चलना है किसी संडे को, मुझे टाइम बताएं। तो मैंने कहा मैंने क्या बताना, आप बताएं, जब मर्जी चले चलते हैं। खैर हमने डिसाइड कर लिया कि जी कमिंग संडे को जाना है कहीं पे। अब सुबह 9 बजे का टाइम तय हो गया। उन्होंने फिर मुझे याद रिमाइंडर भेज दिया कि भाई कल का हमारा 9 बजे का टाइम है, गाड़ी आपने नहीं निकालनी, मैं निकालूंगा। जी ठीक है जी बिस्मिल्लाह। अच्छा ये ज़्यादा पुरानी बात है, उस वक्त पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था, इसी वजह से खुशी उस वजह से खुशी नहीं है कि मुझे नहीं निकालनी पड़ रही, वैसे उन्होंने कहा जी मैंने निकालना है। ठीक है जी चलो जी निकाल। अब जब मैं 9 बजे, क्योंकि हम तो बिल्कुल एक दीवार है हमारी, मैं बाहर आया तो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अच्छा मुझे उस वक्त पता चला कि ये इसने मुझे अकेले को नहीं बुला रखा, और भी 5-7 लोग हैं जो वहाँ खड़े हैं, और 2 गाड़ियाँ हैं जिसमें हम कोई 7-8 लोग बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं। मैंने फिर पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब हम कहाँ जा रहे हैं? कहता है यार ये नहीं बताना ना। चलिए नहीं बताना, चलो ठीक है भाई चले। हमें चल गए वो ये लाहौर के वो वाला शाद बाग और समथिंग पता नहीं उस तरह का, वो मेरा तो वो इलाका इतना देखा हुआ भी नहीं था। बहरहाल वहाँ अंदर हम गलियों में और ऐसे जाते जाते वहाँ मुझे जब वहाँ चले गए तो समझ आई कि इसने क्यों कहा था आपने गाड़ी नहीं निकालनी, क्योंकि वो छोटी गाड़ी और जाने की जगह थी। तो वो खैर एक जगह जाकर रुक गए, वहाँ से उतरे, हम पैदल चले और आगे एक ऐसे 5 मरले का घर टाइप थी एक जगह, वहाँ हम एंटर हो गए। जब एंटर हुए तो पता चला ये एक मदरसा है। अच्छा मेरी सारी ज़िंदगी मदरसों में गुजरी, मेरे वालिद साहब एक मदरसे के अकाउंटेंट है, वो मैं यार मुझे मदरसा दिखाने ले यार, मेरी तो पैदाइश मदरसे के अंदर की है, मैंने सारी ज़िंदगी मदरसे ही देखे है, तो मुझे कहाँ ले आए। खैर मैं ये दिल में सोच रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब को नहीं कहा मैं ऐसे सोच रहा हूँ। खैर अंदर गए तो एक ऐसे कमरा, वो जैसे मदरसे का माहौल होता है, नीचे उन्होंने रेल रखे हैं कुरान पाक की, ऐसे हमें बिठा दिया और वहाँ के जो नाजिम थे उन्होंने हमें ज़रा वेलकम किया, अच्छे तरीके से बिठा दिया। अब हम ये 8 या 10 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने एक अपने उस्ताद को बुलाया, उनका यार किसी एक क्लास को भेज दो ज़रा। वो एक क्लास आई, कोई 12, 15, 20 बच्चे आके ऐसे यहाँ बैठ गए। तो कहा सर ये बच्चे हैं हमारे, आप इनसे कुरान पाक सुने, एक एक बच्चा आता जाएगा, वो बताएगा मैंने कितना कुरान हिफ्ज कर लिया है, आप उनसे कुरान सुने। अच्छा हमारे आगे उन्होंने ना रेहल रखी हुई, तो उसके ऊपर एक एक कुरान पाक रखा हुआ है। अब हमें समझ ही नहीं ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट तो हमारे दिमाग में नहीं था। अब हमने ऐसे क्या, हमने कहा अच्छा बेटा ये सुनाओ ये, फिर वो जो नाजिम थे वो आए, उनका नहीं हम ये नहीं कह रहे आप इनसे ऐसे कुरान सुने, मैं बताता हूँ आप कैसे कुरान सुने। जनाब आप ऐसे कुरान सुने, इन्हें कहें जी सूरत नंबर 1 की आयत नंबर 75 सुनाओ, आयत नंबर 90 सुनाओ, ये बच्चा आपको सुनाएगा। हमने कहा ऐसे कैसे सुनाएगा? खैर हमने सुनना शुरू किया तो वो तो बच्चा तो टक 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 बोले जनाब, एक बच्चा दूसरा बच्चा। अच्छा कोई एक बच्चा होता ना तो हम बड़े आराम से, जो टीचर लोग हैं ना, हम कहते हैं यार क्या अल्लाह ने सलाहियत दी है बच्चे को, हम ये कह के अपने आप को बचा लेते ठीक है ना। वो सारे ही बच्चे वैसे हैं, इसका मतलब है अल्लाह की सलाहियत का मसला नहीं है, कोई मेथडोलॉजी का फ़र्क है। उस मदरसे में जितने लोग पढ़ रहे हैं सब ऐसे हैं, किसी ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, उसे पूरा कुरान ऐसे याद है। आप जो मर्जी सूरत नंबर, आयत नंबर, जो मर्जी पूछें, जैसे मर्जी पूछें, वो बच्चा सुना रहा है। खैर बड़े हम इम्प्रेस हुए, लेकिन वो जो मौलवी साहब बार बार इंटरवीन करें और हमारी हैरत पहले से डबल हो जाए। मगर आप सबको सूरह अल-हम्द शरीफ तो हमें सबको याद है ना, नमाज में ही पढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए मैं आपको एक टास्क देने लगा हूँ, आप सूरह अल-हम्द शरीफ ऐसे पढ़ें कि आपने हर आयत का सिर्फ पहला लफ्ज़ बोलना है, पूरी आयत नहीं पढ़नी। नहीं पढ़ सकेंगे आप, नहीं पढ़ सकेंगे। उस हाफिज को कहें कि यार आप सूरह बकरा सुनानी शुरू करो, लेकिन आयत का पहला लफ्ज़ बोलना है आपने, सिर्फ वो पूरी सूरह बकरा सुनानी शुरू कर देता है, सिर्फ पहला लफ्ज़ बोलता है। आप कोई आयत पढ़े, उसे कहें इसका तर्जुमा बता, वो तर्जुमा बताता है। आप तर्जुमा पढ़ें, वो आयत बताता है। तो मेरे
मेरे जहन में एक बात आई, मेरे पता नहीं मुनासिब थी कि नहीं, मैंने कहा यार इन्हें तो हाफिज़ कहना बड़ी ज़्यादती है, ये तो कुरान का सर्च इंजन बने हुए हैं। तो मेरा ना एक ज़ौक़ पैदा हुआ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर मैं उस इदारे के साथ काफ़ी देर अटैच रहा, मैंने सीखा। मैं उन वाली बातों को कई इम्प्लॉइडली अपनी क्लास में इस्तेमाल करता हूँ। मैंने वहाँ से देखा कि यार नहीं, जब हम मेमोरी इस्टेब्लिश करते हैं ना, उस वक्त जैसे इस्टेब्लिश करते हैं वैसे ही रिट्रीव कर सकते हैं। हमने जब मसलन ये जो सारे हाफिज़ बैठे हैं, अगर हम इनसे पूछें कि यार सूरह आल इमरान में कितनी, या सूरह बकरा में, या सूरह यासीन में, या सूरह रहमान में कितनी आयात हैं, तो कहेंगे यार हमने ये याद ही नहीं की, हमें क्या पता कितनी आयात है। हाँ याद की होंगी तो पता लग जाएगा, बोल देंगे। मेमोरी आप जैसे इस्टेब्लिश करेंगे वैसे ही रिट्रीव होएगी। तो आपने स्टडी करते हुए भी मेमोरी वैसे ही इस्टेब्लिश करनी है जो कल को आपको हेल्प करेगी। यानी आपने नॉर्मल टेक्स्ट की डेफिनेशन देखी ना, आपको पता होना चाहिए इसमें 3 पॉइंट हैं। अब जब आप ऐसे याद करेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा कि यार इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट है, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं। आपको एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगी कि यार तीसरा पॉइंट नहीं याद आ रहा, रह गया, अभी लिखना है मैंने। 3 पॉइंट कौन से थे? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th June, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट। जब हम ऐसे याद करेंगे तो ये ऐसे ही रिट्रीव होगी, और अगर ऐसे याद नहीं करेंगे तो फिर हम नॉर्मल वाले हाफिज बन रहे होंगे। तो खैर वो मैं बड़ा अर्सा फिर उनके साथ अटैच रहा और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और बल्कि उस वक्त हमारे साथ एक को यहाँ और एक कोलीग थे, वो मदरसा चला रहे थे। मैंने अगले दिन आके ना मंडे को उन्हें बताया कि यार ऐसे, कहते नहीं ऐसे नहीं होता था, क्या बात कर रहे हैं। तो मैं क्या, मैं होके आया हूँ कल। कहते नहीं ऐसे नहीं होता था। मैं कहा सर मैं कल होके आया हूँ। कहते तुम्हारी क्लासें कितने बजे तक हैं? नहीं यार एक क्लास ऑफ कर, आ चलिए। हम एक क्लास ऑफ करके उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि ऐसे हो रहा है उस मदरसे पूछो। फिर हमने वहाँ से वो बच्चे मंगवाए, यहाँ हमने बच्चों को क्लास में डिस्प्ले किया और आप हैरान रह जाएं कि क्या हो रहा है। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी हुई है, उसके ब्रेन को इतनी ताकत दी हुई है, इसलिए जैसे आप मेमोरी इस्टेब्लिश करेंगे वैसे ही इस्तेमाल होगी। जी नॉर्मल डेफिनेशन में हमने कितनी बातें करनी है? 3 करनी है। अच्छा जी, फिर हम आगे चले, फिर एक स्पेशल टैक्स ईयर आ गया, इसमें भी 3 बातें हो रही हैं। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, लेकिन अब एंडिंग तो इसकी कोई डेट नहीं है, इसलिए इसको बताने के लिए क्या कर दिया? डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 30 जून के अलावा कोई भी एंडिंग डेट। अब हमने फिर इसको डिनोट करना है, denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year falls. जहां क्लोजिंग डेट फॉल करेगी इसका मतलब यह है अगर इस ग्रीन एरिया में फॉल करेगी तो फिर 2022 ही लिखेंगे, और अगर इस ग्रीन एरिया से यहाँ फॉल करेगी तो, और अगर यहाँ फॉल करेगी तो, इसका मतलब है अब जब एग्जामिनर कोई सिनेरियो बना के देगा तो आप इंशाल्लाह ताला उसको सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे कि इसका ये टैक्स ईयर है। अच्छा जनाब, अब एक मसला आ गया, हमने साथ ही एक पढ़ा कि जो टैक्स ईयर है ना स्पेशल, ये अलाउड किया जाता है। अब इस प्रोसीजर के ऊपर थोड़ा सा टैक्स आपसे बात कर रहा है क्या जी? चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू, अगर एक आदमी नॉर्मल टैक्स ईयर में है, इसका क्या मतलब है? उसका टैक्स ईयर 30 जून को क्लोज होता है, ठीक है ना? 30 जून लिखने में तो हमने हमेशा क्लोजिंग ही लिखनी है, लेकिन अपने समझने के लिए हम बोलने लगे 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून को क्लोज होता है। ये चाहता है नहीं यार, ये ना 30 जून वाले टाइम पे तो मैं बड़ा बिजी होता हूँ, कोई फुला बात है, कोई फुला बात है, यार मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ये रेलिवेंट सेक्शन हमें ये बात समझा रहा है। अ पर्सन में ऑप्शन शैल नहीं लगाया कि जी हर बंदा पहुंच जाए, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ 12-month पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज, एंड कमिश्नर मे अलाउ
अगर शेल लग जाता तो इसका मतलब होता जो भी बंदा अप्लाई करेगा जरूर इजाजत देनी पड़ेगी, लेकिन उसने मे लगा के बताया कि कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन क्रिएट हो गई है, ऑप्शन क्रिएट हो गई है, वो अलाउ कर भी सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए वो पहले लेक्चर में आपको छोटी छोटी बातें समझा रहे थे ताकि आप लॉ की इंटरप्रिटेशन मेरे अल्फाज पकड़ के ना करें, लॉ के अल्फाज पकड़ के करना शुरू करें कि यार यहाँ ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब बनता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टीचर की नज़र से ही लॉ देखते रहते हैं, अपनी नज़र से नहीं देखते। लेकिन आज हमारा तीसरा लेक्चर है और ये हम शायद लॉ की पहली लाइन पढ़ने लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, मेरी नज़र से नहीं देख रहे। आपको खुद समझ आ रहा है कि ये इसका ये मतलब बनेगा। अच्छा जी, कमिश्नर shall grant permission to change tax year from normal to special if the person has shown a compelling, अगर पर्सन साबित कर दे कि उसकी कंपेलिंग नीड है तो फिर कमिश्नर के लिए क्या लाने लफ्ज़ लगा दिया, अब shall लगा दिया, ठीक है ना। फिर the commissioner may impose condition while giving permission, अगर परमिशन देनी है, कंपेलिंग नीड मैंने साबित कर दी है तो फिर कमिश्नर को इजाज़त देनी पड़ेगी। हाँ, उस इजाज़त देने से पहले कमिश्नर कोई कंडीशन लगाना चाहता है। किस तरह की कंडीशन, क्या चलो आगे से तो ऐसा हो गया ना, ये वाली रिटर्न पहले फाइल करके आओ तो फिर मैं ऐसा कर देता हूँ आपको। कोई और कंडीशन, यार आपका फलां टैक्स ईयर का ना टैक्स पेएबल रहता है, पहले वो टैक्स जमा कराओ ना फिर कर देता हूँ। कोई कंडीशन लगा दी। कोई बच्चा आ गया कि सर ये मसला है, मेरे पास ही आ गया, मैंने कहा अच्छा बेटा आप ऐसा करो ना, ये आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, पहले ये जमा करा के आओ फिर मैं आपका ये काम कर देता हूँ। कंडीशन लग गई, ठीक है ना। कमिश्नर में इम्पोज, जरूरी कंडीशन लगानी है कमिश्नर ने नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आप अपनी आंख से देखना शुरू हो गए, जरूर नहीं लगानी, कमिश्नर को लगता है कोई कंडीशन लगानी है तो लगा दे, नहीं लगानी तो ना लगाए। An order by the commissioner of change in tax year shall be passed after providing to the applicant an opportunity of being, वो कहता है जिसने एप्लीकेशन डाली है ना, may apply, a person may apply, अप्लाई करेगा, इसका मतलब उसने रिटर्न एप्लीकेशन डाली है, एप्लीकेशन कहता नहीं देनी है, ज़्यादा खत्म, जाओ भाग जाओ, क्योंकि इसके पास अलाउ है, अलाउ करे ना करे। वो कहता नहीं 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 ऐसे नहीं, पहले उसे बुलाओ, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करो, उसको बुलाओ, उसको हियरिंग का टाइम दो, उसको सुनो, उसका मौक़िफ़ सुनो। मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी है, यस। इफ द application is rejected, commissioner shall mention in order reason of rejection. वो कहते हैं अगर आपने हेयरिंग करने के बाद भी आपका फैसला यह कि इसको मैंने अलाउ नहीं करना, तो ये ऑर्डर में लिखे आपने क्यों नहीं अलाउ किया, वो कौन सी बात थी जिससे आप मुतमईन नहीं हुए, यानी आपको कंपेलिंग नीड फील नहीं हुई, मर्जी आपकी नहीं, क्योंकि जाहिर है ब्यूरोक्रेसी को हमने बहुत इख्तियार भी देने हैं, लेकिन कहीं कहीं लॉ कोशिश करता है कि यार डिस्क्रिशनरी बात ना बन जाए। डिस्क्रिशनरी का मतलब है मेरी मर्जी करूं या ना करूं, नहीं, कोई प्रोसीजर डेवलप कर दिया जाए, कोई तरीका डेवलप कर दिया जाए, बाउंड कर दिया जाए, आपने ऐसे ही करना है, बाउंड कर दिया कि भाई पहले आप बुलाकर सुनेंगे, मौक़िफ़ सुनेंगे, और सुनने के बाद आपको अगर कायल नहीं हुए तो फिर भी कमिश्नर को बाउंड किया, आप ऑर्डर में लिखें कि क्यों नहीं आप ये काम कर रहे हैं। आप सब मेरे पास आए, आप हाँ जी, चल लेना कोई बात नहीं। समझ आ रही है। An order by commissioner of change in tax year shall be passed after providing to applicant an opportunity of being heard. If the application is rejected, तो फिर क्या करना पड़ेगा, commissioner shall mention in order the reason for rejection. The commissioner may by order after providing an opportunity of being heard withdraw the permission granted regarding change in tax year. वो कहता है पहला यहाँ तक
कहानी पूरी हो गई कि परमिशन मिलेगी कैसे। भाई आप अप्लाई करेंगे, कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करेगा, आपने उसमें साबित करना है कि आपकी कंपेलिंग नीड है। कमिश्नर अगर मुतमईन हो गया तो अलाउ कर देगा, ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में, और अगर उसने नहीं इजाज़त देनी तो तब भी ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में और रीज़न भी लिखेगा कि भाई मैं क्यों नहीं इजाज़त दे रहा। ये कहानी तो खत्म होगी। अब इजाज़त मिल गई है, आपका नॉर्मल टैक्स ईयर की बजाय कौन सा शुरू हो गया? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो गया, ठीक है ना। अब स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल। किसी वक्त कमिश्नर को लगता है कि नहीं यार ये बंदे को उस वक्त कंपेलिंग नीड थी, अब नहीं रही है। कमिश्नर कैन विड्रॉ दी परमिशन, लेकिन विड्रॉ करने से पहले फिर लॉ कह रहा है कि आप दोबारा उसको नोटिस जारी करें। कमिश्नर may by order after providing an opportunity of being heard withdraw the permission granted। अब इस मे का मतलब है कि ये चाहे तो विड्रॉ करे, इसका ये मतलब नहीं है कि चाहे तो बुलाए कि ना बुलाए, नहीं, अगर विड्रॉ करना है तो दोबारा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करे ताकि उसको मौका मिले, वो फिर कह सके कि नहीं भाई मुझे तो यहीं रहना है, ये मेरी कंपेलिंग नीड है। अब एग्जामिनर क्या करता है? सिनेरियोज बनाने शुरू करता है और कोई कहानी बना के कहता है कि ये हुआ, हमने इजाज़त दे दी थी, अब कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया, वो कहता है नहीं इजाज़त नहीं है चाहिए, वो नॉर्मल में लेके जाना चाहता है, वो एक ऑर्डर पास करना चाहता है, बताएं ठीक कर रहा है? हम कहेंगे कि नहीं ठीक नहीं कर रहा, कमिश्नर को इख्तियार तो है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड पहले प्रोवाइड करे, उसके बाद विड्रॉ करे। ठीक होगी बात? An order of change in tax year shall take effect from first day of special tax year। ये वाली बात अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हमने आगे स्पेशल टैक्स ईयर की बात एक करनी है, उसके साथ अटैच करूँगा। इसकी बात अभी नहीं, ये लाइन नहीं मैंने भी आपको एक्सप्लेन की। A person dissatisfied with the order of the commissioner, क्यों डिससेटिस्फाइड हुआ? उसने अप्लाई किया था, कमिश्नर ने लिख कर बता दिया कि नहीं भाई आपको नहीं इजाजत, ठीक है ना, उसने अप्लाई किया था, आप कमिश्नर ने डिसअलाउ कर दिया, लिखा है उसने, रीजन लिखी है, लेकिन मैं उसकी रीजन से कायल नहीं हूं, मेरे पास अब क्या अपॉर्चुनिटी है? A person dissatisfied with any order of commissioner may file a revision application to the board. The decision by the board shall be final. वो कहता है a person dissatisfied with any order का मतलब है ऊपर 2 ऑर्डर का जिक्र हो रहा है, इसलिए उसने any का लफ्ज लगाया। एक ऑर्डर था जब आपने अप्लाई किया था, उसने रिजेक्ट कर दिया, एक तो ये ऑर्डर अंडर डिस्कशन हो सकता है जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो। एक कमिश्नर को बाद में लगा कि यार नहीं बस बहुत हो गया, अब आपको फर्दर हमने स्पेशल टैक्स ईयर में नहीं रखना, उसने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड की और ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। एक ये ऑर्डर है, 2 ऑर्डर ऊपर डिस्कस हो रहे हैं ना, एक पहली अप्रूवल वाला हो सकता है रिजेक्शन हुई हो, एक हो सकता है अप्रूवल देने के बाद विड्रॉ कर लिया गया हो, इसलिए उसने लिखा अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द कमिश्नर may file a review application to the board. Board mean Federal Board of Revenue. उसने बोर्ड में अप्लाई किया, यानी इसकी हायर अथॉरिटी के पास चला गया, तो उसे लगा कि यार ये मेरे साथ कमिश्नर ना पर्सनल हो रहा है, तो हालांकि मेरा हक तो बनता है, वो बोर्ड में चला गया, FBR चला गया। बोर्ड ने फिर मामला सुना, बोर्ड ने फिर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं अदालत में जाऊंगा। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है अदालत में नहीं जा सकते, ये डिसीजन फाइनल है। ये जो बात लिखा है ना, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शेल बी फाइनल का मतलब है ये बात अब आप किसी और फोरम पे लेकर नहीं जा सकते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप चाह रहे थे कि आपका टैक्स ईयर कोई और 12 मंथ हो जाए, लेकिन कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप कहाँ चले जाएं, क्योंकि इंसाफ का ये बुनियादी उसूल है कि किसी भी शख्स के खिलाफ कोई फैसला आए तो उसकी रिव्यू पिटीशन की जा सके, तो कम से कम एक फोरम तो देना पड़ेगा, वरना इंटरनेशनल इंसाफ के उसूलों के मुताबिक नहीं होगा। यही वो बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो सू मोटोज हो रहे थे, जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सू मोटो लेता है
और वो कोई एक केस खुद ही लगा। पहली बात है कोई आया ही नहीं आपके पास, आपने खुद, आपको लगा ज्यादती हो रही है तो आपने खुद सो मोटो ले लिया। अब आपने फैसला कर दिया, ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी थी, अब इस फैसले के खिलाफ अपील कहाँ करें? कहीं भी नहीं। एक बंदे ने सो मोटो लिया, भले वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ये इंसाफ के इंटरनेशनल तकाजे पूरे ही नहीं हुए। यही वो है जो एक बड़ी अमेंडमेंट है कि यार कोई भी चीफ जस्टिस सो मोटो ले तो एक दोबारा रिव्यू पिटीशन की ऑप्शन क्रिएट की जाए, अदरवाइज तो ऐसा हो नहीं सकता। आपने कोई दुनिया में ऐसा निज़ाम नहीं है जहां आपका फैसला, एक ही फैसला आखिरी फैसला बन जाए। इस वाले में यही सबसे बड़ा मसला है कि वहां आपके पास रिव्यू पिटीशन नहीं है। और जो सो मोटो का इख्तियार था वो जब आइन में डाला गया था वो इसलिए था कि पब्लिक का कोई मसला आ रहा हो, आम आवाम का कोई मसला हो तो चीफ जस्टिस खुद इंटरवीन कर ले। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सारे खवास के मुकदमों के ऊपर चीफ जस्टिस सो मोटो लेता है, मेरी आपकी बात पे तो कभी लेता ही नहीं सो मोटो। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस हो रही है। वो जो आप लाइव टेलीकास्ट जो मुकदमा देख रहे हैं ना, वो ये वाला मुकदमा है कि ये वाली बात डिस्कस हो रही है वहाँ पर। फुल बेंच जो डिस्कस कर रहा है वो यही बात डिस्कस कर रहा है। अच्छा जनाब, कुछ बात समझ आ गई? एक आम आदमी, आ पर्सन, एक बंदा, ठीक है ना? एक बंदा कौन है? मैं, आप, कोई एक कंपनी, कोई एक इदारा, कोई एक राइस समझता है यार हमारा स्पेशल टैक्सियर बना दे, या जाहिद कभी जाती तौर पे समझता है मेरा स्पेशल टैक्सियर बनाए, तो मेरे ऊपर ये उसूल लगेगा। ठीक होगी बात? चेंज ऑफ स्पेशल टैक्सियर टू, अब मैं स्पेशल में आ गया हूँ। एक तो है कि कमिश्नर मुझे वापस ले जाए, एक है स्पेशल में आके मुझे लगा यार ये तो उल्टा ही फंस गया, वापस नॉर्मल में चलते हैं। अब प्रोसीजर क्या? वो कहते हैं अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्सियर may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal taxier and commissioner may allow। सब कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन बस लॉ ने तो अलग अलग देखना है ना। अगर ये स्लाइड्स ना लिखी होती, यानी ये लॉ ना लिखा होता, तो हम कहते हैं यार ऐसा तो मुमकिन है कि आप नॉर्मल से स्पेशल में चले जाएं, लेकिन स्पेशल से नॉर्मल में आने की कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है, क्योंकि लॉ तो हमने पहले दिन डिसाइड कर लिया, लॉ इज ब्लाइंड। खुद से तो मीनिंग नहीं निकाल सकते, जो लिखा है उससे ही मीनिंग निकालना है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि बात दफा ना लॉ एक ही बात को घसीटे जाएगा। वाई? क्योंकि अगर वो लिखेगा नहीं तो फिर ये लॉ नहीं बनेगा ना। ये स्लाइड बता रही है कि नॉर्मल से स्पेशल में जा सकते हैं, ये स्लाइड बता रही है स्पेशल से भी नॉर्मल में आ सकते हैं। प्रोसीजर वही है सारा। The commissioner shall grant the permission to change the taxier from special to normal only if person has shown a compelling need. The commissioner may impose condition, वही सारा कुछ आ गया, वही opportunity of being it, सब कुछ वही है। सिर्फ एक बात पता चली कि नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकते हैं और स्पेशल से नॉर्मल में भी वापस आ सकते हैं, ये बात पता चल गई है। ठीक होगी ना? अच्छा, एग्जामिनर बाद दफा, अच्छा ये लॉ ने ऐसे नहीं लिखा हुआ। लॉ तो क्या करता है, उसने ये थोड़े सोचना है कि किसी बेचारे गरीब ने इसे याद करके एग्जाम भी देना। लॉ जब लेजिस्लेटर लॉ लिखता है तो वो आई कैप के स्टूडेंट के लिए नहीं लिखता, वो तो एक प्रैक्टिस मैनुअल है, एक उसूल है। ये दोनों बातें मर्ज करके एक जगह लिखी हुई हैं उसने। लेकिन स्टूडेंट वो बेचारा दो बातें तो इकट्ठी कैसे याद करेगा? फिर टीचर ने क्या किया, हमने अलग कर दिया। यार बच्चे से जाहिर एग्जामिनर क्या पूछेगा, या नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में, तो हमने दो अलग अलग उसको बना दिया। लेकिन लॉ ने ऐसे नहीं, लॉ तो सारी चीजें और कामा फलां लगा के उसको क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स कर देता है, मिक्स कर देता है। बिकॉज प्रैक्टिस में ये भी एक अजीब बात है, प्रैक्टिस में जब मैंने अदालत में पेश होना है, मैंने कमिश्नर के पास पेश होना है, मेरे पास क्लाइंट बैठा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किताब खोल भी सकता हूँ, और आजकल तो सॉफ्ट है तो जिस तरह मर्जी यूज कर सकता हूँ मैं ना। जज साहब माइंड करते कि भाई आप किताब खोल के क्यों आ गए हैं, आपको याद क्यों नहीं है? वो जरा देखे ना, वो टेलीकास्ट हो तो रहा है मुकदमा, वो तो बल्कि कह रहे हैं कि यार पकड़े या आईन आप पढ़ें, रीड करें, जरा पढ़ के बताएं क्या लिखा, हम भी सुनते हैं जी। तो अदालत तो किताब खोल के लगती है,
ऊपर जो जज बैठा उसने भी किताब खोल के रखी हुई है। ये बदनसीब बच्चा ही है जिसकी किताब बंद है। ठीक है ना, ये बच्चा ही है जिसकी किताब बंद है। तो लेजिस्लेटर ने ये नहीं सोचना कि याद किसने कैसे करना है। हाँ, हम भी चेंज ला रहे हैं। जैसे फाइनल लेवल पर अब टेक्स्ट की ओपन बुक हो गया, किताब आपके पास ही है। यहाँ भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर जा सकते हैं। तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये किताब खुल जाएगी, लेकिन उसका इंतजार नहीं करना, आपने बंद से ही पास हो जाना है इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो अगर ये पूछेगा तो ये पूछेगा तो ये। फिर आ गया चेंज ऑफ टैक्स ईयर बाय। अच्छा, अब जरा गौर करते हैं, दो बातें इस्तेमाल हम करें। एक लफ्ज हमने यहाँ पीछे लिखा आ पर्सन। आ पर्सन का मतलब था कोई एक बंदा। वो बंदा कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता था, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता था। कंपनी, ठीक है ना, कंपनी। क्लास में से किसी को मोबाइल तो नहीं मिला भाई? इस क्लास में से अपने अपने निकाल के देख रहे हो, तुम्हारा है मुझे याद देखो। अच्छा जी, अब एक लफ्ज हमने सीखना है, क्लास ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन का मतलब होता है एक जैसे लोग, कोई एक इंडस्ट्री के लोग। एक है, देखें जरा ये मेरी बात तवज्जो से सुने, एक है डीजी सीमेंट कंपनी वाले। ये सोचते हैं कि यार हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होना चाहिए, हम स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल करते हैं, तो ये पिछले वाली स्लाइड इस्तेमाल करें। एक है कि सीमेंट इंडस्ट्री के सारे लोग इकट्ठे होकर जाएं कि यार आप सीमेंट इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का स्पेशल टैक्स ईयर बना रहे हैं, इसको कहते हैं क्लास ऑफ पर्सन। एक है कोई ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, होंडा वाले चाहते हैं कि हमारा स्पेशल टैक्स ईयर हो जाए। अकेले चाहते हैं तो पिछली स्लाइड इस्तेमाल करें। वो चाहते हैं सारे ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर की क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स ईयर चेंज हो जाए, तो फिर ये स्लाइड इस्तेमाल होगी, फिर ये वाला रूल लगेगा। राइस चाहता है कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर हो जाए, तो पहले वाला। हम चाहते हैं एजुकेशन के सारे इदारे या आई कैप से जुड़े हुए सारे RAT जितने भी इदारे, इन सबका स्पेशल टैक्स ईयर हो जाए, फिर ये अप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई ना? क्लास ऑफ पर्सन। In case of class of person having a special tax year may permit through official gazette to use a normal tax, and in case of class of person having a normal tax year may permit through, वो कहता है भाई इन्होंने कमिश्नर के पास नहीं जाना। आम बंदा कहाँ गया था? कमिश्नर के पास। अकेला बंदा कहाँ जाएगा? कमिश्नर के पास। लेकिन अगर पूरी क्लास ने जाना है तो कहाँ जाए? बोर्ड के पास। बोर्ड नोटिफाई करके अलाउ कर सकता है, जैसे कि हमने पीछे अपनी स्लाइड में देखा था कि बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया जनाब, सारे शुगर वालों का ये, सारे एक्सपोर्ट वालों का ये, सारे बैंक वालों का ये ऐसे आएंगे। लेकिन सारे बैंक यहाँ रहना चाहते हैं। एक बैंक को लगता है मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर अप्लाई करना है, तो वो फिर इंडिविजुअल आ पर्सन वाली फॉल करेगा कैटेगरी। डन हो गया? चलिए जनाब, हमें कुछ बातें समझ आ गई हैं। टैक्स ईयर क्या होता है ये बात समझ आ गई, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है ये बात समझ आ गई है। ऐसे कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा, वो जो कहना है इन राइटिंग ये कमिश्नर, ये मैंने अब किसी का ऑर्डर आपको दिखा दिया, ये ऑर्डर पास हुआ है जनाब, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड फला फला फला, उसको सारा बताया हुआ भाई आपका ये टैक्स ईयर हो गया, स्पेशल टैक्स ईयर हो गया, अभी यहाँ से शुरू होगा, पिछले का ये करना है, ये करना, ऐसे आपका सारा ऑर्डर राइटिंग में होगा। अगर रिजेक्ट करना है यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं मैं डिससेटिस्फाइड हुआ हूँ। नहीं कर सकता। वो असल में क्लास वालों के लिए नॉर्मली ना इसका उसूल है, जब क्लास पूरी आ जाए ना तो फिर हम चेंज ही कर देते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। भाई एक सारी कंपनी मिलके आ रही हैं और वो कह रही हैं कि हमें ऐसे कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। लेना तो मैंने 12 महीने की इनकम का टैक्स है, 12 महीने शुरू कहाँ से करने हैं, सिर्फ इतनी बात हो रही है तो कोई बात नहीं। आप कह रहे हो मेरा जनवरी से शुरू कर दे, जनवरी से शुरू कर देते। हाँ, तो वो फिर आ पर्सन वाली कैटेगरी में स्पेशल से इसीलिए वापस जा सकते हैं ना नॉर्मल में, तो वो आ पर्सन वाली कैटेगरी में वापस चले जाएं।
मतलब ये सारे जो भी हम देख रहे थे, ये सारे शुगर वाले बैठे हैं ना, इनमें से किसी शुगर कंपनी को लगे कि यार नहीं मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर में जाना है, तो वो आ पर्सन वाली कैटेगरी में फॉल करके वापस चला जाए, नॉर्मल में चला जाए। ये ऑप्शन अवेलेबल है, एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ वैसे भी गौर करें, यहाँ वैसे भी गौर करें कि जो क्लास ये है क्लास ऑफ पर्सन, यहाँ ये नहीं लिखा हो कि ये अप्लाई करें, क्या लिखा हुआ है? बोर्ड को इख्तियार दिया है, इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल टैक्स ईयर मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजट टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। नहीं कर आप एप्लीकेशन लेकर आओ, राइटिंग में आना है तो फलां करेंगे तो फिर हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो बोर्ड की पावर बताई जा रही है कि वो किसी क्लास को स्पेशल में ले जाए, स्पेशल से नॉर्मल में ले जाए। आप स्पेशल में ले गए, इंडिविजुअल कोई वहां नहीं रहना चाहता, वो आप पर्सन वाली कैटेगरी में अपने आप को क्या कर ले, वापस ले जाए। बात समझ आई है? अच्छा, ऐसे ऑर्डर राइटिंग में हम पास कर देंगे। अब एक आखिरी छोटी सी बात करके, ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मसलन ये देखिए, एक बंदा हमारे पास था और उसका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था। कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था? फर्ज करें 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था। उसने कहा यार मुझे स्पेशल टैक्स ईयर में ले जाएं और मेरा टैक्स ईयर शुरू करें 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है ना। क्या इस बंदे को ये कहने का इख्तियार है? तो बिल्कुल है। आप पर्सन वाली कैटेगरी में फॉल करता है, नॉर्मल से स्पेशल में आना चाहता है, इसको क्या करना चाहिए? कमिश्नर को अप्लाई करे राइटिंग में। कमिश्नर को क्या करना चाहिए? इसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करे। अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो इसे कहे यार जनाब ठीक है आप ये यूज कर लें, और अगर रिजेक्ट करना है तो रीजन मेंशन कर दे। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो इसके बाद फिर ऑप्शन आ गई है, कहाँ चला जाए? बोर्ड के पास चला जाए। लेकिन अगर बोर्ड ने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर सबर के अलावा कोई ऑप्शन बची नहीं। लेकिन अलाउ कर दिया, हम अलाउ की बात करें। उन्होंने कहा जनाब ठीक है अब आप यहाँ से हिसाब दिया करेंगे। ओके हो गया। इन 12 महीनों का टैक्स हम लास्ट रिटर्न के तौर पर पिछले साल जमा कराएंगे। आइंदा स्पेशल में फॉल कर गए, बीच में कितने महीने आए? जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 3 महीने पे टैक्स कहाँ लगेगा? ठीक है ना। ये 12 महीने आइंदा से शुरू हो गए, ये 12 महीने पहले चल रहे थे, बीच में एक 3 महीने का पीरियड आया। वो कहते कोई बात नहीं, हमने टैक्स तो नहीं छोड़ना ना, ठीक है ना। तो ये ना सोचें कि 3 महीने की छुट्टी मिल गई, कहते छुट्टी कोई नहीं है, इसको हम ईयर ही बोल देंगे, लेकिन इसका नाम रख दिया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये हमेशा जनरेट हुआ करेगा जब आप स्पेशल से नॉर्मल में जाएंगे या नॉर्मल से स्पेशल में आएंगे, और ये हमेशा लेस देन 12 मंथ होगा। 12 मंथ तो नहीं हो सकता, ये लेस देन 12 मंथ होगा। इसको वन ऑफ यूज कर लिया करेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, where the tax year of the person changes as a result of an order by Commissioner of the Income Tax, either from normal tax year to special or vice versa. The period between the end of the last tax year prior to change and the date on which change tax year commences shall be treated as transitional tax year, but it will never be a period of 12 months. हो सकता है 1 महीने का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जी ये स्टार्ट हो 11 से 1/11 से, और फिर मतलब इसमें 2 मंथ जो होंगे वो तो 21 के होंगे, और अभी करने लगे। डिनोटेड बाय की बात करें ना, अभी वो तो करने लगे। ये देखो अब इस
इसने शो कैसे होना, ठीक है ना। शो करने का एक सादा उसूल, कोई भी टैक्स ईयर चल रहा है ना, वो भले 3 महीने वाला चल रहा है, आपने देखना है जून कब आएगा, बस खत्म करने, ठीक है ना। मतलब हमारे वाले केस में हमारे कौन से मंथ आए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन से साल के, 21 के। जून कब आएगा, 22 का, तो टैक्स ईयर 22 कहलाएगा। टैक्स ईयर को देखने का सबसे आसान टोटका ये है जून का, बस दैट्स इट, ठीक है ना। सबसे आसान टोटका ये है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर पे भी लग जाएगा, स्पेशल पे भी लग जाएगा, ट्रांजिशन पे भी लग जाएगा। नॉर्मल पे कहेगा जून कब आएगा, कहता भाई आया खड़ा, तुम किसको ढूंढ रहे हो, क्योंकि वही है। और स्पेशल में हम अभी देख कर आए हैं, और यहाँ भी ऐसे ही थे, ठीक होगी बात। अब मसलन एग्जामिनर आपको ऐसे कोई एक टैक्स ईयर दे देता है, वो कहता है भाई ये टैक्स ईयर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, बताइए कौन सा टैक्स ईयर है। हमने सबसे पहले देखना है क्या ये जून पे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल तो नहीं है। फिर हमने दूसरी बात देखना, अच्छा एक और तरीके से भी देख सकते हैं, सबसे पहले देखें क्या ये 12 मंथ की बात हो रही है, इसका मतलब है या नॉर्मल है या स्पेशल। अगर 12 मंथ की बात हो रही है तो या नॉर्मल है या स्पेशल है। दूसरी बात, क्या जून पे एंड हो रहा है, नॉर्मल नहीं है, स्पेशल हो गया। अब रह जाएगा यार एब्रीवेट कैसे करना है, तो देखना है जून कब आएगा, कहाँ खड़े हैं। अब जून कब आएगा, 21 में आएगा, तो स्पेशल टैक्स ईयर है और टैक्स ईयर 2021 कहलाएगा। बात समझ आ रही है। वो कहते हैं भाई ये एक टैक्स पीरियड है, सबसे पहले देखें क्या 12 मंथ है, 12 मंथ का कैसे पता चलेगा, देखिए ये कम जनवरी से शुरू हो रहा है, तो पिछले महीने जनवरी से पहले दिसंबर आता है, उसके आखिरी दिन क्लोज होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 12 मंथ पूरे हो गए, गिनने ना बैठ जाना वहाँ, ठीक है ना। ऐसे 12 मंथ का पता चल जाया करेगा। क्या जून पे क्लोज हो रहा है, तो पता चला स्पेशल टैक्स। अब जून कब आना है, इसमें आना है, ठीक होगी बात। 4 से पीछे 3 का लाद 12 मंथ है, 12 मंथ देखना ऐसे गिने, 12 मंथ है। क्या जून पे क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब स्पेशल टैक्स है। अब जून कब आना है, 21 में ही आना है, 21 में ही आना है, क्लियर होगी बात। 5, 4 12 जून कब आना है, आया खड़ा है, कब आएगा, अप्रैल में बैठे 21 में ही आएगा, ठीक है ना। फिर आगे चले 12 मंथ, यही जून है, नॉर्मल टैक्स ईयर, तो टैक्स ईयर का है 21 ईयर, 4 से शुरू हुआ 6 पे खत्म, ठीक है ना। जून कब आएगा, जून ही है, ऐसे पता चल जाए करेगा। अगर आप क्या ख्याल है, को समझ आ रही है कि नहीं आती, आ रही। तो अभी तक हम क्या कुछ पढ़ा है, हमने सबसे पहली बात तो ये डिस्कस की कि यार टैक्स पढ़ना कैसे। हमने कहा यार देखो छोटे छोटे से अल्फाज है, कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं है, छोटे छोटे से अल्फाज हैं। 3 अल्फाज हमने पहले एक सीखे, क्या डेफिनेशन में या लफ्ज़ मीन आ जाएगा या इंक्लूड आ जाएगा या दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर हमने मे और शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। फिर हमने एक नॉट विद स्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू को सीख लिया। कुछ चीज़ें हम पीछे छोड़ कर आए हैं, वक्तन फ़वक्तन उन्हें साथ लाते रहेंगे, लेकिन लॉ हमेशा अपनी आंखों से पढ़ना। ये नहीं कहना कि सर ने ये बताया, ये नहीं कहना, सर ने कुछ नहीं बताया। सर का काम है कि आपको इस काबिल करे कि आप खुद से पूछें कि यार ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़े, यहाँ से इंटरप्रेट करना। ये वो एक चेंज है जो आपको इस क्लास में मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो। फिर कोई चेंज आएगी, कोई बात आएगी, कोई पॉलिटिकल बात भी डिस्कस हो रही होगी, आपकी हॉबी, आपकी हैबिट पता क्या डेवलप होगी,
ज़रा 1 मिनट में पहले खुद पढ़ लो, फिर आपको पता चलेगा यार ये जो सारे मीडिया पे बैठे हैं, ये जो फलां है, ये तो यार हमें बहुत धोखा देते हैं, बहुत गलत बातें करते हैं। तो आप हमेशा कहेंगे यार नहीं, कोई मैं कमेंट करने लगा ना तो उससे पहले मैं 1 मिनट ज़रा खुद सेक्शन पढ़ लूँ क्या लिखा हुआ है। मसलन अभी चंद दिन पहले, अच्छा हमेशा सब्जेक्ट को जिंदा रखने का तरीका एक है, आप सब्जेक्ट को सिर्फ क्लासरूम में ना पढ़ें, इस सब्जेक्ट को इस क्लासरूम के बाहर की जिंदगी के साथ अटैच करें। आपको नजर आएगा मैं हर वक्त किसी ना किसी वाक़ये का आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए कि सब्जेक्ट को जिंदा करना है। मतलब अभी चंद दिन पहले हुआ जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट कर दी कि जनाब मैंने तो इस बिल पे साइन नहीं किए, ठीक है ना। अब मेरा स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ठीक है, हम हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी अपनी पार्टी की होगी, सब करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले पता लगना चाहिए कि यार असल कहानी क्या है। हमें चाहिए था कि यार हम उस सेक्शन को, आइन के उस आर्टिकल को ओपन करते और वहाँ देखते कि यार प्रेसिडेंट का इख्तियार कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिर हम कहेंगे कि यार ठीक हुआ, गलत हुआ, नहीं हुआ, सही हुआ। हम क्योंकि अब हमें पढ़ना आ गया है ना, जैसे वो तमाम कौमें या हमारे में से वो खुशकिस्मत लोग जिन्हें कुरान समझ आता है, वो कोई मसला होता है कहते हैं अच्छा कुरान खोल के मैं चेक करता हूँ क्या लिखा है, और जिन्हें समझ नहीं आता वो या मौलाना साहब से पूछेंगे या कोई अंदाजा लगाएंगे, और फिर जो मौलाना साहब फरमाएंगे वो उस पर कहेंगे अच्छा जी ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ना करे मौलाना साहब गलत बताएंगे, वो भी ठीक बताते होंगे, लेकिन वो मौलाना की आंख से कुरान पढ़ रहे हैं, अपनी आंख से नहीं पढ़ रहे। हम कह रहे हैं आपने लॉ अपनी आंख से पढ़ना है, मेरी आंख से नहीं पढ़ना। आप क्लास में इसलिए नहीं आए कि आपने मेरी आंख से लॉ पढ़ना है, आपने अपनी आंख से पढ़ना है। ये 3-4 दिन का एक हमारा मेहनत है, फिर आपने ट्रैक पे आ जाना है, और फिर आपको एक वक्त आएगा आपको लगेगा अच्छा सर ये चैप्टर, सर ये हम खुद भी पढ़ लेंगे, इसमें क्या मतलब, बिकॉज आपको पढ़ना जो आ जाएगा। वो टेबूज हमने तोड़ देना है जहां हम सोच के बैठे हुए हैं कि यार टीचर खड़ा होगा पढ़ाएगा तो मुझे समझ आएगी। नहीं नहीं, जैसे ही आपको लॉ पढ़ना आ जाएगा ना, तो इसमें टीचर का तो बहुत रोल भी कोई नहीं है। ये डरेंगे सारे टीचर ये बात कहते हो, क्योंकि ये जरा बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कि मैं कह रहा हूँ यार अगर आपने लॉ पढ़ना सीख लिया है तो फिर टीचर की कोई बड़ी खास जरूरत कोई नहीं है, बड़ी खास जरूरत नहीं। हाँ, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें भाई। एक अच्छे मेंटोर का मतलब ये आपको पैरों पे खड़ा करे। ये कहना नहीं जी जब भी मसला होगा मेरे पास आ जाना, तो यार लॉ तो हर दफा चेंज हो जाता है, फिर सारी जिंदगी मेरे पास आते रहोगे। आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है इंशाल्लाह ताला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो कहते हैं ना, जो बयानियां बिक रहा है मार्केट में या जिस पर बच्चे लाइक करते हैं, टीचर कहता है बेटा आपने कुछ नहीं करना, जो मैं करा रहा हूँ बस वो करी जाओ। ला हौला वला कुव्वत। कई सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि गुजारा ऐसे चल जाए, वैसे तो मेरी नज़र में तो किसी में भी नहीं हो सकता। टीचर का काम ये है कि आपको आपके पैरों पर खड़ा कर दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप में से किसी का पेपर रह जाए ना, तो वो अगली दफा कह रहा हो कि यार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे पढ़ना भी आ गया, मैं आराम से घर बैठूंगा, मैं पढ़ लूंगा, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस जो आ गया। इसलिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये आपके जहन में हर वक्त बात रहनी चाहिए। आपने मेरे साथ रहकर ये सीखना है कि लॉ को इंटरप्रेट करते कैसे हैं। हमने सारी जिंदगी इसी आर्ट से पैसे कमाने हैं। मतलब टेक्स्ट की प्रैक्टिस में सिर्फ एक आर्ट है, मैं इस लॉ में से अपने मीनिंग निकाल सकता हूँ कि जो मैं इस वक्त चाह रहा हूँ मैं लॉ को वैसे पढूं। और आप बात दफा ऐसे भी कर रहे होते हैं कि आपकी लॉ की इंटरप्रिटेशन की स्किल ज़्यादा बेहतर होती है, और सामने जो कमिश्नर बैठा होता है उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको पता भी होता है जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत सही नहीं है, लेकिन आपको पता सामने वाले को कुछ नहीं पता, तो आप कहते हैं ऐसी की जाने दो इसको। यानी आपको लॉ को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल को ही प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इस प्रोफेशन में। और हमेशा दो आर्गूमेंट सामने इसीलिए आते हैं, कोई भी इवेंट होता है, मसलन बड़े से बड़ा वकील भी बैठा हुआ तो प्रेसिडेंट के हाथ में भी बयान दे रहा था कि जी बिल्कुल प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं जी, मैंने साइन नहीं किया, और एक दूसरा बंदा कह रहा है यार ये बंदे का दिमाग चेक कराओ, ये क्या कह रहा है कि इसने साइन नहीं की, वहां तो साइन जरूरत ही नहीं है अगर टाइम गुजर गया तो। अब इसके दरमियान में एक बंदा ये आर्गूमेंट दे रहा है, एक ये दे रहा है।
अब हम कहते हैं कि नहीं यार, हमें अपना आर्गूमेंट यहाँ से पढ़ के जनरेट करना आना चाहिए। हर लॉ में हमें ऐसे ही रिक्वायर्ड है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।